कल जैसा कि हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी की सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए दो स्रोतों पे हम लोगों ने बात किया था। तो पहला जो स्रोत हमने आपको बताया था वह अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आप अध्ययन किस प्रकार करते हैं या भूगोलवेत्ताओं ने किस प्रकार अध्ययन किया, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया आपको कि घनत्व, दाब और तापमान के आधार पर आप किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत घनत्व, दाब और तापमान पर आधारित आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, यानी स्पष्ट जानकारी न हो पाने के कारण अप्रत्यक्ष स्रोत के साथ साथ ही आगे चलकर प्रत्यक्ष स्रोत को महत्व दिया गया। यानी अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर ही, यानी आधार पर का मतलब है ये कि अप्रत्यक्ष स्रोत में जो भी बातें कही गई हैं ऐसा नहीं कि वो सही नहीं है, बस दो स्रोतों के माध्यम से आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो इम्पॉर्टेंट दोनों है, अप्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोत जो है वो रिसेंट व्यूज के अनुसार यानी भूकंपी तरंगों पर आधारित जो अध्ययन किया गया है वही मान्य है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा था कि घनत्व पर आधारित अध्ययन जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो आपने देखा कि बाह्य सतह से सेंटर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। और आपने ये भी देखा कि घनत्व में जो वृद्धि होती है, क्रस्ट मेंटल कोर में जो तत्व पाए जाते हैं, सियाल, सीमा और नीफे, उन तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो घनत्व में वृद्धि हो रही है, ये घनत्व में होने वाली जो वृद्धि है किस दर से हो रही है, किस रेट से हो रही है, ये आपको जानकारी प्राप्त नहीं है। तो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो रेट है, किस दर से भूकंपी तरंगों में वृद्धि होगी, उसी प्रकार घनत्व में वृद्धि होगी, जो आज आप देखेंगे। यानी घनत्व में वृद्धि का जो दर है वह डिसाइड होगा प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से, अप्रत्यक्ष स्रोत में आपको डिसाइड नहीं हुआ था। प्लस हम लोगों ने ये भी देखा था कल कि क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन उसी मेंटल में एक दुर्बल मंडल भी पाया जाता है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल भी पाया जाता है। तो दुर्बल मंडल क्यों पाया जाता है, रीजन क्या है, वहाँ पर चट्टानों की स्थिति क्या है, वहाँ पे घनत्व की क्या स्थिति है। प्लस बाह्य कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, तरल अवस्था में, जिसकी पुष्टि अप्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर नहीं प्राप्त हो पाई, जो हम लोग अध्ययन करेंगे प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत। फिर वही आंतरिक कोर में बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर किस अवस्था में है, ठोस या जमी हुई अवस्था में है। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से। तो आज जो टॉपिक है, कल का टॉपिक आपका रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन प्रत्यक्ष स्रोत के आधार पर किस प्रकार किया जा रहा है, ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग अलग से देंगे, प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। और प्रत्यक्ष स्रोत पर आधारित जो अध्ययन वो भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन है। किस पर आधारित है? भूकंपी तरंगों पर। तो भूकंप शब्द से आप थोड़ा परिचित हैं, हम उस पर चर्चा कर देते हैं। भूकंप टॉपिक हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। देखिए,
जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है आंतरिक क्षेत्र में, जिस स्थान में आंतरिक क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल फोकस के नाम से जानते हैं। भूकंप मूल फोकस। और भूकंप मूल से धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम तरंगें आती हैं उस स्थान को, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसे इपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। इपिसेंटर, हिंदी में अधिकेंद्र। तो सर्वप्रथम जो तरंगें पहुंचती हैं, जैसे पी वेव्स, प्राथमिक वेव्स, फिर एक तरंग का नाम जानते हो आप सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें। तो जो पी वेव्स है, प्राथमिक जो तरंग है, इसका वेग अधिक होता है, यानी सबसे अधिक वेग किसका है? प्राथमिक जो तरंग है, प्राथमिक तरंग पी वेव्स, इसका वेग सबसे अधिक होता है, लेकिन पी वेव्स की इंटेंसिटी सबसे कम होती है। जबकि जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक जो तरंगे हैं, और भी टर्सरी भी है, हम लोग भूकंप टॉपिक में बात करेंगे। यहाँ हम आपको भूकंप तो पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन भूकंपी तरंगों के माध्यम से हम लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो कुछ बेसिक आप जान जाएंगे तो सही रहेगा। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो तरंग है, तो हमने कहा आपको कि प्राथमिक तरंग का वेग अधिक होता है तीनों तरंगों में, और द्वितीयक तरंग का वेग p के वेग से कम होता है, यानी p के वेग से कम होता है द्वितीयक तरंग, लेकिन तीव्रता द्वितीयक तरंग की p से अधिक होती है। इन्हीं इंटेंसिटी द्वितीयक तरंग की अधिक है। हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, आप जानते भी हैं। जैसे तृतीयक तरंग है एल वेव्स, उसका वेग सबसे कम होता है, लेकिन उसकी तीव्रता अधिक होने के कारण उससे जनधन की हानि भी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो आपने P और S वेव्स को देखा। इसी प्राथमिक और द्वितीयक तरंग के आधार पर हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आंतरिक संरचना का अध्ययन, और आपको ये भी पता चला कि P वेव्स और जो S वेव्स है किसका वेग अधिक होगा। P वेव्स प्राथमिक तरंग का वेग अधिक होगा, और वही द्वितीयक जो तरंग है उसका वेग P की अपेक्षा कम होगा। तो भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो हम लोग अध्ययन करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। तो आप डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन। हेडिंग दे देंगे भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन। भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन। यहाँ पर आप गहराई, पृथ्वी की बाह्य सतह से गहराई दिखाएंगे 0 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर 100 किलोमीटर, 100 से 700 किलोमीटर, 700 से 2900 किलोमीटर, 2900 के बाद 5150 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 6371 किलोमीटर। और इन परतों का आप विभाजन कर देंगे, यानी 0 से लेकर 100 किलोमीटर एक ये लेयर आपको मिल रही है। दूसरी लेयर आपको 100 से 700 किलोमीटर तक
फिर 700 से लेकर 2900 किलोमीटर गहराई तक, उसके बाद 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर। ये डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे और ये 0 किलोमीटर यानी पृथ्वी की बाह्य सतह, ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस बाह्य सतह। जैसा कि कल, यदि अब कल की क्लास आपने देखा होगा तो आज की वीडियो के साथ साथ कल के भी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल जो बातें हुई हैं वो बातें कहीं ना कहीं इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि 0 से लेके यानी 100 किलोमीटर तक हमने कल चर्चा किया था आपसे कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक जो है किसका विस्तार है, क्रस्ट का विस्तार है, भूपर्वतीय जिसे हिंदी में आप कहते हैं। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक किसका विस्तार है, मेंटल का विस्तार है, मेंटल का। मेंटल को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 100 से लेकर 700 तक। जो अपर मेंटल है, ऊपरी मेंटल, और निचला मेंटल हमने बताया था आपको, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, यानी अपर ऊपरी मेंटल और ये लोअर मेंटल हो गया। फिर उसके बाद 2900 किलोमीटर से लेकर आप देख रहे हैं 6371 किलोमीटर तक। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमने आपको बताया था कि कोर का विस्तार है। कोर को भी दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर यानी बाह्य कोर और इनर कोर, आंतरिक कोर। ये तो गहराई पर आधारित विभाजन आप देख रहे हैं। अब देखिए ये डायग्राम अब बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक तरंग के आधार पर भूकंपी तरंगों पर आधारित अध्ययन करेंगे। तो जो हमने बताया आपको, तो यहाँ पर पहले हम लोग भूकंपी वेग यहाँ पर नोट करेंगे। जो क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं ये भूकंपी वेग को दिखा रहा है। लंबवत जो अब लाइन देख रहे हैं ये पृथ्वी की बाह्य सतह से गहराई को दिखा रहा है, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर तक। यहाँ भूकंपी वेग को दिखाएंगे, भूकंपी वेग को दिखाएंगे जैसे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। भूकंपी वेग को आप यहाँ दिखा रहे हैं 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अब देखिए ये भूकंपी वेग को दिखा रहा है और ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष ऐसे भी कह सकते हैं आप, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा भी आप बोल सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा पे आप भूकंपी वेग दिखा रहे हैं और लंबवत रेखा पे आपने पृथ्वी की बाह्य सतह से गहराई आपने दिखा दिया। अब ये भूकंपी वेग है, तो हमने बताया था आपको कि पी वेव्स और एस वेव्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है देखिए। और जैसे कि पी वेव्स है और एस वेव्स, तो एस वेव्स की जो गति होती है, एस वेव्स की गति और पी वेव्स की जो गति होती है, दोनों वेग में अंतर होता है। तो पी वेव्स और एस वेव्स पहले हम लोग दूसरे कलर से करते हैं थोड़ा। देखिए पी वेव्स और एस वेव्स में अभी प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग एक आपने पी वेव्स बनाया और एक एस वेव्स, दोनों को दिखाना है।
जैसे कहने का मतलब अगर ये पी वेव्स है, इसको आपने पी वेव्स लिखा है, और ये एस वेव्स है, द्वितीयक तरंग की बात हो रही है, तो पी वेव्स का जो वेग हमेशा अधिक होता है द्वितीयक तरंग की अपेक्षा, और द्वितीयक तरंग का वेग पी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो पी वेव्स का क्रस्ट में जो वेग आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि एस वेव्स जो द्वितीयक तरंग आप देख रहे हैं, इसका लिखेंगे 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। एक समझने के लिए, यदि आप देख रहे हैं कि जो क्रस्ट है सबसे ऊपरी परत बाह्य सतह से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक आप देख रहे हैं, क्रस्ट में दोनों तरंगें गतिशील हैं, पी वेव्स भी, प्राथमिक तरंग भी और द्वितीयक तरंग भी। और प्राथमिक तरंग का जो वेग आप देख रहे हैं 6 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और एस वेव्स 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि क्रस्ट में प्राथमिक तरंग भी गतिशील होती है, द्वितीयक तरंग भी गतिशील होती है, दोनों तरंगें क्रस्ट में चलती हैं। अब 100 किलोमीटर के बाद देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। 100 किलोमीटर के बाद प्राथमिक और द्वितीयक तरंग, पी वेव्स, पी का मतलब प्राथमिक और एस का मतलब सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंग। तो 100 किलोमीटर के बाद आप देख रहे हैं जैसे ही दोनों तरंगें 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद जैसे ही दोनों तरंगें 200 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश करती हैं। कहाँ तक प्रवेश करती हैं? 200 किलोमीटर की गहराई तक। दोनों तरंगें 200 किलोमीटर की गहराई तक, यानी 100 से लेकर 200 किलोमीटर, 100 से लेकर 200 किलोमीटर के क्षेत्र में जब दोनों तरंगें प्रवेश कर रही हैं, देखिए क्या हो रहा है। जो पी वेव्स है, जैसे ही प्राथमिक तरंग 100 किलोमीटर के बाद मेंटल में प्रवेश करती है, यानी आप देख रहे हैं कि 100 से लेकर, ये पूरा मेंटल का विस्तार है, तो 100 से लेकर आप देख रहे हैं ये 700 किलोमीटर, ये ऊपरी मेंटल है, और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये निचला मेंटल है। तो आप ऊपरी मेंटल में आप देख रहे हैं 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र में। तो जो प्राथमिक तरंग है, इस प्राथमिक तरंग के वेग में भी कमी होती है। प्राथमिक तरंग जो आप देख रहे हैं, प्राथमिक तरंग, ये देखिए पी वेव्स, यहाँ पर वेग क्या है? 6 से 7 है, यानी वेग यहाँ बढ़ता जा रहा है, 6 से 7 हो रहा है। लेकिन अब जब 200 किलोमीटर के बीच में आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो पी वेव्स आप देख रहे हैं, पी वेव्स, इसके वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसके वेग में कमी आप देख रहे हैं। उसी प्रकार आप आइए सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स जो है द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग के वेग में भी कमी होती है। जो द्वितीयक तरंग आप देख रहे हैं, द्वितीयक तरंग के वेग में भी क्या होती है? कमी आप देख रहे हैं। यानी जहाँ क्रस्ट में दोनों तरंगें गतिशील हैं और वेग में धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है, 5 से 6, 6 से 7, लेकिन जब 100 किलोमीटर के बाद जब दोनों तरंगें मेंटल में प्रवेश करती हैं तो दोनों तरंगों के वेग में कमी हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरंगों को जो वेग में कमी हो रही है, इसीलिए इस क्षेत्र को, यानी 100 से 200 किलोमीटर के बीच का जो क्षेत्र है, इसे लो वेलोसिटी ऑफ जून के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? लो वेलोसिटी ऑफ जून, निम्न वेग का मंडल, या जिसे दुर्बल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो लो वेलोसिटी ऑफ जून, या इसी को दुर्बल मंडल भी कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि दोनों तरंगें 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जब प्रवेश कर रही हैं तो दोनों तरंगों के वेग में कमी हो रही है। अब आप ये देखेंगे कि 200 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर की सीमा तक, 2900 किलोमीटर दोनों तरंगें जब अब प्रवेश करेंगे तो दोनों तरंगों के वेग में अब देख रहे हैं वृद्धि दिखा रहा है।
यहाँ वेग में कमी हो रही है, लेकिन फिर एस वेव्स जो आप देख रहे हैं इसके वेग में भी वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसके वेग में क्या हो रही है, वृद्धि दिखा रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे पी वेव्स, प्राथमिक तरंग, तो प्राथमिक तरंग के वेग में भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। यानी 200 किलोमीटर के बाद मेंटल की आखिरी सीमा, मेंटल की जो आखिरी सीमा आप देख रहे हैं 2900 किलोमीटर की गहराई तक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेग में वृद्धि होने लग रही है। यहाँ पर वेग में वृद्धि आप देख रहे हैं, ठीक है। पी वेव्स जो आप देख रहे हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, तो पी वेव्स जो देखेंगे आप, तो पी वेव्स का अगर वेग देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं पी का जो वेग है लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड, और एस वेव्स 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेग आप दिखा सकते हैं। यानी अब यहाँ पर वेग में वृद्धि हो रही है। दोनों तरंगों पी का वेग हमेशा एस के अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। जो रेड से आप देख रहे हैं ये पी वेव्स है, और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये एस वेव्स है, द्वितीयक तरंग एस वेव्स। देख भी रहे हैं आप डायग्राम में कि पी का वेग अधिक हो रहा है और एस का वेग भी अधिक हो रहा है। यानी दोनों तरंगें आप देख रहे हैं कि 200 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद जब मेंटल की आखिरी सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश कर रही हैं, तो दोनों तरंगों की वेग में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप क्रस्ट 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, और 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो आप मेंटल देख रहे हैं, पूरा क्रस्ट और मेंटल। तो समझने का प्रयास करेंगे तो क्रस्ट और मेंटल में आप देख रहे हैं कि दोनों तरंगें गतिशील है, पी वेव्स भी और एस वेव्स भी। हाँ, कहीं कमी हो रही है तो कहीं वृद्धि हो रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो पी और जो एस वेव्स है दोनों तरंगें मेंटल की आखिरी सीमा तक प्रवेश करती हैं, लेकिन जो द्वितीयक तरंग है 2900 किलोमीटर के बाद, यानी और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2900 किलोमीटर के बाद कोर का जो ऊपरी भाग है, आउटर कोर जिसे बाह्य कोर कहते हैं, ये आपको मिल रहा है। कौन सा कोर है? बाह्य कोर, आउटर कोर, बाह्य कोर। तो बाह्य कोर में द्वितीयक तरंग प्रवेश नहीं करती है, द्वितीयक तरंग प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी 2900 किलोमीटर के बाद द्वितीयक तरंग विलुप्त हो जाती है। जबकि प्राथमिक जो तरंग आप देख रहे हैं पी वेव्स जब 2900 किलोमीटर के बाद कोर के आउटर कोर यानी बाह्य कोर में जब प्रवेश करती है, तो पी वेव्स प्राथमिक तरंग के वेग में कमी होती है। प्राथमिक तरंग के वेग में क्या होती है? कमी होती है। जो पी वेव्स आप देख रहे हैं इसके वेग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब इसके वेग में आप देख रहे हैं कमी हो रही है, इसके वेग में कमी हो रही है पी वेव्स के, जो प्राथमिक तरंग है पी वेव्स प्राथमिक तरंग के वेग में कमी हो रही है, जबकि अब द्वितीयक तरंग एस वेव्स प्रवेश नहीं कर रही है। तो ये देखा गया कि द्वितीयक तरंग क्रस्ट में गतिशील है, मेंटल में भी आप गतिशील देख रहे हैं, लेकिन बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर पा रही है, जबकि पी तरंग बाह्य कोर में प्रवेश कर रही है लेकिन वेग में कमी हो रही है। तो द्वितीयक तरंग के प्रवेश न करने के कारण जो है ये देखा गया कि क्रस्ट और मेंटल में दोनों तरंगें गतिशील हैं, पी वेव्स भी गतिशील है और एस वेव्स भी गतिशील है, दोनों तरंगें। तो इसीलिए देखा गया कि प्राथमिक और द्वितीयक तरंग जो है ये क्रस्ट और मेंटल में गतिशील है, जबकि पी तरंग बाह्य कोर में प्रवेश करती है, वहीं एस तरंग 2900 किलोमीटर के बाद गहराई में प्रवेश नहीं करती है। तो क्रस्ट और मेंटल ये देखा गया कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और आगे द्वितीयक तरंग प्रवेश नहीं करती है। तो ये निष्कर्ष निकला कि द्वितीयक तरंग जो एस वेव्स है ये केवल ठोस माध्यम में ही गतिशील होती है, ठोस माध्यम में ही गतिशील होती है। अगर ये आगे बढ़ती तो ये बाह्य कोर कहीं ना कहीं ठोस अवस्था में होता, लेकिन
बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर रही है, जबकि पी तरंग बाह्य कोर में प्रवेश करती है। लेकिन पी तरंग भी जब प्रवेश कर रही है तो आप देख रहे हैं कि इसकी वेग में वृद्धि न होकर बल्कि इसकी वेग में कमी हो रही है। तो पी तरंग के वेग में कमी होने के कारण ये सिद्ध किया गया, ये प्रमाणित किया गया कि बाह्य कोर तरलावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? बाह्य कोर जो है लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, तरलावस्था में पाया जाता है। तो ये भी आपको जानकारी मिली कि जो तरलावस्था है इस लिक्विड स्टेज में एस वेव्स प्रवेश नहीं करती है। लिक्विड स्टेज आगे है, जबकि मेंटल ठोस अवस्था में है तो यहाँ पे एस तरंग गतिशील है, जबकि द्वितीयक तरंग बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि लिक्विड स्टेज में हो क्या रहा है? पी वेव्स का वेग कम हो रहा है। यानी आपको ये भी पता है कि जो प्राथमिक तरंग है, भूकंप टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे भूकंप अलग से, तो ये टॉपिक फिर आपका रिवीजन होगा। लेकिन आंतरिक संरचना के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो इसकी सहायता से आप उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब ठोस माध्यम में पी का वेग अधिक है, लेकिन द्रव अवस्था जहाँ उसका वेग कम है। तो आपको ये भी जानकारी मिला कि जो प्राथमिक तरंग है जब उसको ठोस माध्यम मिलेगा तो उसका वेग बढ़ेगा, जैसे लिक्विड स्टेज मिलेगा उसका वेग क्या होगा? कम होगा। ये भी आपको जानकारी मिल रही है। पी का वेग यहाँ कम होने के कारण तरलावस्था में बाह्य कोर की पुष्टि होती है। अब आप देखेंगे आगे कि बाह्य कोर के बाद आप देखिए यहाँ पर बाह्य कोर के बाद आप देख रहे हैं ये 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक आप देख रहे हैं इनर कोर, आंतरिक कोर। ठीक है। अब आंतरिक कोर में जब पी का वेग आप देखेंगे या पी जो तरंग जब प्रवेश कर रही है तो यहाँ इसके वेग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसके वेग में यानी पी के वेग में क्या हो जाती है? अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो पी के वेग में आप देख रहे हैं कि जहाँ बाह्य कोर में कमी हो रही है वहीं आप देख रहे हैं कि आंतरिक कोर में वेग में अत्यधिक वृद्धि हो जा रही है। वेग में अत्यधिक वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। तो ये वेग में वृद्धि होने के कारण ही आंतरिक कोर के ठोस या जमी हुई अवस्था में होने का प्रमाण मिला। यानी ये जानकारी आपको प्राप्त हुई कि ठोस या जमी हुई अवस्था क्यों है? क्योंकि पी का वेग अधिक है, जबकि तरलावस्था में क्यों है? क्योंकि वेग इसका कम है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे अधिक वेग कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? आंतरिक कोर में। यानी क्रस्ट से मेंटल से कोर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भूकंपी वेग में वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। सबसे अधिक भूकंपी वेग आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक वेग आपको आंतरिक कोर में मिल रहा है। और इसके पहले जो हम लोग कल अध्ययन किए थे कि घनत्व किसका अधिक होता है क्रस्ट मेंटल कोर में, तो आपने देखा था कि तत्वों के भार में वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। फिर हमने बताया कि घनत्व में वृद्धि का रेट क्या है, दर क्या है, ये क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर अब यहाँ पे होगा। देखिए हमने कल चर्चा किया था कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो औसत घनत्व हमने बताया था आपको, क्रस्ट का औसत घनत्व हमने आपको बताया था। क्रस्ट का जो औसत घनत्व हमने बताया था डेंसिटी 2.8 से, जो एवरेज डेंसिटी है 2.8 से 3.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद मेंटल का जो घनत्व है, उसके बाद कोर का जो घनत्व है। तो पृथ्वी के बाह्य सतह से आप देख रहे हैं जैसे जैसे भूकंपी वेग में वृद्धि होती है उसी प्रकार घनत्व में भी वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भूकंपी वेग का, समझेंगे, कहने का मतलब यह है कि जो भूकंपी वेग है, भूकंपी वेग का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। यानी भूकंपी वेग में अगर वृद्धि होगी, किस में वृद्धि होगी? भूकंपी वेग में यदि वृद्धि होगी, भूकंपी वेग में,
तो पदार्थ का जो घनत्व है, पदार्थ के घनत्व में भी वृद्धि होगी। यानी पदार्थ के घनत्व का भूकंपीय वेग से संबंध क्या है? सीधा होता है। ये फार्मूला आप जरूर माइंड में रखेंगे कि भूकंपीय वेग का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होने के कारण आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के बाद सतह से जिस प्रकार भूकंपीय वेग में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसी प्रकार पदार्थ के घनत्व में भी वृद्धि या कमी होती है। तो सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा? सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा? कोर में होगा। और क्योंकि यहाँ पे भूकंपीय वेग में वृद्धि, और भूकंपीय वेग यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 12 से 13 किलोमीटर पर सेकंड हो जा रहा है भूकंपीय वेग। इसलिए यहाँ का जो घनत्व होता है, यानी आंतरिक कोर का जो घनत्व, डेंसिटी, यहाँ की जो डेंसिटी आप देखेंगे, यहाँ की डेंसिटी लगभग 13.6 आपका भूकंपीय वेग जैसे आप देख रहे हैं कि 12 से 13 किलोमीटर पर सेकंड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेंसिटी हो जा रही है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी सबसे अधिक घनत्व कहाँ आपको मिलेगा? आंतरिक कोर में। यहाँ वेग में कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ का घनत्व यहाँ के अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वेग अधिक है, तो लेकिन यहाँ के अपेक्षा यहाँ का तो घनत्व अधिक है, लेकिन आंतरिक कोर की अपेक्षा यहाँ पर आप देख रहे हैं कम होगा। यहाँ पे तो वेग में कमी हो रही है, तो वेग में कमी यानी घनत्व में कमी, पदार्थ के घनत्व में कमी, वेग में वृद्धि, पदार्थ के घनत्व में वृद्धि। लेकिन यहाँ का वेग और यहाँ के वेग में अंतर है, तो यहाँ का वेग सबसे अधिक है, तो इसका घनत्व भी अधिक होगा। फिर आप देखिए यहाँ के वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वेग में कमी होगी तो घनत्व में भी कमी होगी, क्योंकि वेग में वृद्धि तो घनत्व में वृद्धि। फिर आप देख रहे हैं क्रस्ट में वेग में वृद्धि है तो घनत्व में वृद्धि होगी। तो यानी यहाँ का वेग फिर बढ़ रहा, फिर कम हो रहा है, फिर वेग में वृद्धि हो रही है, फिर वेग में कमी हो रही है, फिर वेग में सबसे अधिक वृद्धि हो रही है। तो यानी कि पृथ्वी के बाद सतह से केंद्र की ओर जाने पर जिस प्रकार भूकंपीय वेग में वृद्धि या कमी होती है, उसी प्रकार पदार्थ के घनत्व में भी वृद्धि और कमी होती है। दूसरी चीज कि क्रस्ट और मेंटल में द्वितीयक तरंग गतिशील है, जबकि बाह्य कोर में द्वितीयक तरंग गतिशील नहीं होती है, जिसके आधार पर ये सिद्ध किया जाता है कि द्वितीयक तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती है, जबकि वहीं पी तरंग जो प्राथमिक तरंग है 2900 किलोमीटर के बाद जैसे ही बाह्य कोर में प्रवेश करती है उसके वेग में कमी होती है, और वेग में कमी होने के कारण ही बाह्य कोर के तरलावस्था में होने का प्रमाण मिलता है आपको। यानी बाह्य कोर किस अवस्था में? तरलावस्था में। इसका मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे जो निकिल और लोहा पाया जाता है, निफे, ये लिक्विड स्टेज में होगा, तरलावस्था में होगा। तो आंतरिक कोर में भी तो निकिल लोहा है, क्योंकि पूरे कोर में निकिल लोहा की बात की गई थी। तो आंतरिक कोर में वही निकिल लोहा ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर में तरलावस्था में है। अब यहाँ पे वेग क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, जिससे ठोस या जमी हुई अवस्था में होने का प्रमाण मिला। ये भी आपको जानकारी मिली कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में भूकंपी दोनों तरंगों के वेग में कमी भी होती है, जिसे लो वेलोसिटी ऑफ जोन कहते हैं, जिसे दुर्बल मंडल के नाम से भी आप जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में है भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, तो आपको वहाँ पर दुर्बल मंडल के बारे में जानकारी और प्राप्त होगी कि दुर्बल मंडल की विशेषताएं क्या हैं, या दुर्बल मंडल में मैग्मा का निर्माण वगैरह कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगों पर आधारित अध्ययन के अनुसार आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि क्रस्ट, मेंटल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन उसी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर के बीच में दुर्बल मंडल भी पाया जाता है। दुर्बल मंडल पाया जाता है यानी वहाँ की चट्टानें कहीं ना कहीं क्या हैं? कमज़ोर हैं। वहाँ चट्टानों के भार के कारण जो दाब लग रहा है, उस दाब में भी कमी हो रही है, और प्लस अब भूकंपीय वेग भी आप देख रहे हैं वहाँ कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी में भी कमी होगी, घनत्व में भी क्या होगी? कमी होगी। लेकिन वहीं 200 से 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि भूकंपीय वेग में P और S दोनों के वेग में वृद्धि हो रही है, और दोनों के वेग में वृद्धि होने के साथ ही आप आगे ये भी देख रहे हैं कि द्वितीयक तरंग 2900 किलोमीटर के बाद बाह्य कोर में प्रवेश नहीं कर रही है, जिससे द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है, ये भी सिद्ध हो रहा है। क्यों?
क्योंकि बाह्य कोर तरलावस्था में पाया जा रहा है और जहाँ पी का वेग कम हो रहा है बाह्य कोर में और एस तरंग आगे नहीं बढ़ती है। वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि पी तरंग 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर तक जब प्रवेश कर रही है तो वेग में कमी हो रही है, जबकि 5150 किलोमीटर से लेकर यानी आंतरिक कोर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो भूकंपीय वेग में अत्यधिक वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। भूकंपीय वेग में अत्यधिक वृद्धि और यहाँ पे वेग लगभग 12 से 13 किलोमीटर पर सेकंड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ का घनत्व भी सबसे अधिक है, क्योंकि हमने बताया कि भूकंपीय वेग का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। तो भूकंपीय वेग जहाँ पर सबसे अधिक होगा वहीं पर पदार्थ का घनत्व भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे घनत्व लगभग कितना, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन आपको जानकारी मिली। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं और मुझे जहाँ तक उम्मीद भी है कि यहाँ से आप प्रश्न जो भी आएगा आप कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने बताया था आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप ये नहीं समझेंगे कि पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी जो आगे आपको समझ में आएंगी, यानी ये टॉपिक और क्लियर होगा। आपको क्लियर तो है, लेकिन ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट और आपको तब क्लियर होगा जब आप आगे आने वाले टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल जुड़े रहेंगे और आपको वीडियो सेंड किया जाएगा और वीडियो को देखेंगे अच्छे से ताकि टॉपिक आपको समझ में आएगा। हाँ, वीडियो एक चीज़ ये भी है कि वीडियो देखते वक्त आप अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। जब आप अध्ययन कर रहे हैं, अब आप किस प्रकार अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन में थोड़ी समस्या क्या, बच्चा किस प्रकार अध्ययन कर रहा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में तो स्टूडेंट सामने है तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अध्ययन कर रहे हो, जो भी आपके पास साधन है उसके द्वारा, तो आप उस समय अध्ययन ही करिए और चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए, तब वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। क्योंकि हाँ, अगर आपको जो किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, ये हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में जब भी आप देखें तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न हो आप पूछें। यानी एक मैं डाउट सेशन अलग से लूँगा। अगर 8-10 बच्चों का कमेंट आता है उसमें और कोई भी समस्या होती है, कम से कम 5-10 कमेंट आने चाहिए। 10 कमेंट भी अगर आ जा रहा है तो मैं 1-2 कमेंट भी आएगा तो मैं क्लास के दौरान ही आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन 10 से 12 कमेंट अगर आ रहे हैं तो मैं डाउट सेशन जो आपका है वो अलग से मैं क्लास लूँगा, ताकि जिन बच्चों का किसी भी टॉपिक में जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगा। और सिर्फ टॉपिक से ही नहीं, कमेंट बॉक्स में यदि आप अध्ययन कर रहे हैं अपने से स्वयं से भी, तो आप किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आप क्लास सर पढ़ा रहे हैं उसमें डाउट नहीं है, लेकिन मुझे कुछ टॉपिक है जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें मुझे डाउट है। तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। जो टॉपिक नहीं चल रहा है उससे भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डाउट जो भी आपको अपने से अध्ययन करने में हो रहा है उसको भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट होंगे उसकी क्लास में अलग से लूँगा और पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक यहीं हम कंप्लीट करते हैं, रोकते हैं और कल फिर हम लोगों को अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसको थंबनेल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।